नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष व विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर, जहां पर हम ज्योतिषीय घटनाओं को जानने समझने का प्रयत्न करते हैं कि कौन सी घटना हमारे लिए कितनी पॉजिटिविटी और इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, जिसके बेसिस पर हम आने वाले समय को प्लान करें और एग्जीक्यूट करें। मित्रों, आज का प्रकरण है कि 18 साल बाद राहु, जो कलयुग का देवता माना जाता है, कलयुग का सम्राट माना जाता है, वो स्वनक्षत्र शतभिषा नक्षत्र 100 तारों का एक ऐसा समूह जो हीलिंग एनर्जी रखता है, उस नक्षत्र में ट्रांजिट कर चुका है। तो इसके ट्रांजिट करने से, क्योंकि ये लंबा समय तक यहीं पर रहेगा, लगभग जुलाई एंड तक रहेगा, तो जुलाई एंड तक यानी आप समझे कि 2026 का फर्स्ट हाफ कैसा जाने वाला है, राहु क्या क्रिएट करने वाला है, साथ में शनि और गुरु कितना हेल्प करने वाले हैं, जिससे आपका 2026 का फर्स्ट हाफ कैसा निकलेगा, वही हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, आइए समझते हैं आपकी कुंडली से ये लग्न और चंद्र जिनकी मीन राशि है, चाहे लग्न राशि हो या चंद्र राशि हो, दोनों लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसा नहीं कि राहु सिर्फ चंद्र पे ही इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, ये दोनों राशियों पर इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। शनि की 7.5 अगर है तो दोनों पर है, लग्न पर भी है, चंद्र पर भी है। बस फर्क इतना है कि चंद्र राशि मीन राशि को पीड़ा अत्यधिक होगी, मीन लग्न को पीड़ा कम होगी, लेकिन मीन राशि को पीड़ा अत्यधिक होगी 7.5 के फेज में, क्योंकि शनि चंद्रमा जैसे सॉफ्ट प्लैनेट को बहुत पीड़ित कर देता है। तो आइए समझते हैं मित्रों कि कौन कौन सा ग्रह कहाँ कहाँ बैठा और क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है। और उससे पहले ये समझ लेते हैं कि राहु क्या करने वाला है शतभिषा नक्षत्र में। मित्रों, आप ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि जैसे कोई ग्रह गोचर कर रहा है, नक्षत्र में गोचर कर रहा है, तो ये बिल्कुल वैसा है कि अगर हमने एक स्पेसिफिक कलर की, मान लीजिए आपके पास वाइट कलर की पॉलीथीन है और आपका टॉर्च पीले रंग का है ना, टॉर्च पीले रंग का है, कलर वाइट है, पॉलीथीन है, अगर रोशनी इसके आर पार निकलेगी तो उसका पीला जो बेसिक कलर है वो कम हो करके जो उसके आगे वाली पॉलीथीन है उसका कलर ज़्यादा दिखेगा। यही होता है जब कोई ग्रह किसी भी नक्षत्र में गोचर करे तो उस नक्षत्र की एनर्जी को ज़रूर रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि उस नक्षत्र के थ्रू ही उसकी रोशनी, उसके वेव्स, उसकी एनर्जी निकल के आती है, राइट। तो यहाँ पर शतभिषा नक्षत्र 100 तारों का एक समूह जो एक्चुअल में आपकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रबल दावेदार होता है। राहु कालपुरुष कुंडली में कुंभ राशि में है, राइट। कालपुरुष कुंडली में कुंभ राशि का मतलब 11वें घर में इच्छा पूर्ति लाभ वाली राशि में बैठा हुआ है राहु। तो राहु बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है। साथ में 18 साल बाद वह स्वनक्षत्र भी आ गया, तो राहु और ज्यादा कंफर्टेबल हो गया। शनि की राशि में राहु स्वग्रही माना जाता है, यानी शनि राहु में इतनी मित्रता है कि कुंभ राशि को अपना घर मानता है, और कुंभ राशि को अपना घर मानता है। शतभिषा नक्षत्र में आ गया तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने घर में अपने कमरे में बैठा हुआ है, इतना कंफर्टेबल है। अब राहु कंफर्टेबल होगा तो पॉजिटिविटी भी क्रिएट करेगा, नेगेटिविटी भी क्रिएट करेगा। दो धारी तलवार है। जो लोग पॉजिटिविटी लेके आगे चल रहे हैं उनको तैयार रहना कि कुछ नेगेटिविटी भी आएगी, और जो नेगेटिविटी लेके परेशान है वो ये मान लें कि पॉजिटिविटी भी आसपास है, बस कुछ ट्रिगर करने की बात हो सकती है। मित्रों, ये वीडियो गोचर से बन रहा है। दशा आपकी क्या है, व्यक्तिगत दशा के ऊपर तो ये नहीं बन रहा है, लेकिन एक बात तय है, दशा आपकी अच्छी है तो गोचर भी अगर अच्छा है आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। लेकिन अगर दशा अच्छी नहीं चल रही है, मारक पीड़ित दशा आपकी चल रही है, लेकिन फिर भी अगर गोचर अच्छा आया तो आप ये मान के चल लें कि जो दशा में आपको अत्यधिक पीड़ा मिल रही थी उससे आराम जरूर मिलेगा। तो ये होता है गोचर, ठीक है। अब हम समझते हैं मित्रों कि आने वाले समय में कौन कौन से भाव आपके ट्रिगर होंगे। इच्छा पूर्ति तो है, कहाँ की इच्छा पूर्ति, किस भाव को लेकर के इच्छा पूर्ति, ये भी हम समझ लेते हैं। तो राहु आपके 12वें घर में बैठा हुआ है। 12वें घर से 1 2 3 4 5 आपके 4th हाउस को देख रहा है, आपके 6th हाउस को देख रहा है, और आपके अष्टम भाव को देख रहा है। तो 12वां घर, चौथा, 6वां, 8वां, इन भावों पर राहु का एस्पेक्ट है। मित्रों, 6वें घर पर राहु जैसे पाप ग्रह का दृष्टि होना शुभ है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा है, आप बहुत सिंपल और अच्छे व्यक्ति हैं,
ठीक है। मीन राशि जलीय राशि, आप तो वैसे भी सिंपल और काइंड हार्टेड होते हैं, तो सिंपल व्यक्ति हैं आप। आपका किसी से युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई। अब ऐसे में क्या होगा ना कि सिंपल रह के तो आपको मार खानी पड़ेगी। वहां पर क्या चाहिए, आपको कुछ ऐसे मित्र चाहिए जो बदमाश हो, है ना। अगर युद्ध की बात है तो फिर वहां पे योद्धा ही चाहिए, सॉफ्टनेस नहीं चलेगी, है ना। तो राहु जैसे पाप ग्रह का 6वें घर की तरफ दृष्टि देना शत्रु हंता योग बनाता है। ये सही है, अच्छा है, शुभ है, लेकिन हर चीज के लिए शुभ नहीं है। 6वां घर रोग रिपु ऋण भी तो है। अब ये पेट के अंदर की चीजों को लेकर के रिप्रेजेंट करना तो ये यहीं से आएगा, है ना। चाहे वो इंटेस्टाइन की समस्याएं हो जाएं, पेट के अंदर में और अन्य समस्याएं हो जाएं, बहुत लोगों को स्टोन होने के योग भी इसी राहु के फेज में बनता है। तो राहु का एस्पेक्ट है आपके 4थे घर पे। 4था घर क्या है, घर, गाड़ी, पैसा, मकान, सुख समृद्धि और माता। राहु कहाँ बैठा, व्यय भाव में। तो किन किन चीजों पर व्यय होगा, सुख के साधनों पर व्यय होना है, ठीक है। सुख के साधनों में घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, अन्य कोई चीज कर सकते हैं, रेनोवेशन कर सकते हैं, कोई गाड़ी में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हर कोई व्यक्ति एग्जैक्टली वही काम तो नहीं करेगा, उसके अपने व्यक्तिगत ग्रह दशाएं भी असिस्ट कर रही होंगी कि आप क्या करोगे। लेकिन अगर राहु व्यय भाव में बैठ करके 4th हाउस को, सुख भाव को देख रहा है, तो आप ये मान के चलिए छोटा मोटा ही सही, लेकिन ये काम तो हर किसी के घर में होना है, राइट। माता के स्वास्थ्य के लिए राहु ठीक नहीं है। हॉस्पिटल संबंधित चीजें, स्वास्थ्य में व्यय और अन्य इत्यादि झगड़े इत्यादि भी संभव है घर में, पारिवारिक कलह भी संभव है घर में। ये राहु 6th हाउस को देखेगा, शत्रुहंता योग, जैसा कि हमने पहले देखा। रोग रिपो ऋण, रोग रिपो ऋण। अब राहु को कम्युनिकेट करना तो आता नहीं है, वो तो अपनी टेढ़ी उंगली से घी निकालने वाला व्यक्ति है ना। तो राहु यहाँ पर आपको कुछ अनसर्टेन सिचुएशंस में भी डाल सकता है। दोस्ती यारी, नौकरी चाकरी इत्यादि जगहों पर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में एक बड़ी कमाल की चीज, राहु बैठा विदेश में, आईटी का, टेक का, कोडिंग का लीडर होता है, कारक होता है। 6वां घर नौकरी का है, 12वां घर विदेश का है। जो लोग एमएनसी में जॉब ट्राई कर रहे हैं, खासकर टेक्निकल एस्पेक्ट से या इंपोर्ट एक्सपोर्ट एस्पेक्ट से, आप ये मान के चलें ये राहु, स्वनक्षत्र का राहु बहुत शुभ है। नौकरी देख रहे हैं, बात नहीं बन रही, बिगड़ जा रही थी। शनि महाराज 1st हाउस बैठकर डिलेज कर रहे थे। शनि भी 28 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, समस्याएं कम से कम, नौकरी के योग अच्छे से अच्छे, राइट। यही राहु अष्टम को देख रहा है, आपकी क्यूरियोसिटी को, रिसर्च को जगाएगा। जो लोग रिसर्च संबंधित चीजों में हैं, फिलोसफी, साइकोलॉजी, मेडिकल जैसी चीजों में हैं, या पैतृक विवाद को लेकर उलझ रहे हैं, तो ये सारा भाव एक साथ ये राहु बढ़ाएगा। किसी अन्य का पैसा लाने के राहु यहाँ पर योग बनाता है। जो पैसे आपके फंस गए हों कि अब नहीं मिलेंगे, या उम्मीद छोड़ दी हो, भले ही आपके हों, या अन्य से किसी और का पैसा आपको मिलने के योग है, तो ये राहु अष्टम भाव के लिए ऐसी चीजें क्रिएट करेगा। हालांकि कुछ सडन हर्डल्स भी क्रिएट करेगा, स्वास्थ्य को लेकर के, एक्सीडेंट्स को लेकर के सावधानी बरतना अपनी जिम्मेदारी है। वाहन चलाते समय विशेष ध्यान देना है कि कुछ जला सी भी गलती ना आपको बड़ी चोट दे सकती है। तो प्रिकॉशंस रखना अपना काम है, बाकी जो होता है, जो होनी है, वो तो होके रहेगी, ठीक है। तो ये राहु का एस्पेक्ट हमने देखा अभी तक। राहु की एक बहुत बेसिक सी चीज है मित्रों। पहली बात तो ये फेज जो 7 महीने के आसपास का फेज है, 7-8 महीने का, ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है। 18 साल में एक बार जो फेज आए वो ट्रांसफॉर्मेशन और लर्निंग्स का फेज ही होता है। चाहे वो शनि का ट्रांजिट 30 साल का हो या राहु जैसे ग्रहों का हो, तो ये बड़े चेंजेस कराने आते हैं पर्सनैलिटी में, लाइफ में। इसलिए ये हैबिट बिल्डिंग का फेज है। अगर आप सच में चाहते हैं कि राहु हेल्प कर दे, सच में चाहते हैं कुछ बड़े वंडर्स मिल जाए, हैबिट पे काम करिए, पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के आइए, फिजिक पर ध्यान दीजिए। मानसिक रूप से पीड़ित आप पहले से चल रहे हैं, 7.5 के फेज में आप पहले से चल रहे हैं, हर कार्य में विलंब होना, समस्याएं आना, स्वास्थ्य में दिक्कतें बनना, मानसिक रूप से पीड़ा, ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये सब कुछ चलता भी रहेगा अगर कोई बदलाव नहीं हुए। पहला काम क्या करना है, हैबिट बनाइए, रूटीन्स, रिचुअल्स, स्वास्थ्य, खान पान, ये सब आप ठीक करिए, मॉडरेट करिए, जिससे आप अपने एटमॉस्फेयर को बदल सकें। बात ऐसी है, शनिदेव आपको फिल्टर करने आए हैं। शनिदेव आपके साथ अभी रहेंगे,
इसलिए कुछ समस्याएं जो सामने आ रही है ना, उसके हैबिचुअल हो जाइए। शनिदेव सिखाने आते हैं, शनिदेव आपको फिल्टर करने आते हैं, शनिदेव आपको मुक्त करने आते हैं उन कर्म बंधनों से जो कर्म बंधन आपको बार बार पीड़ित कर रहे थे। ये कष्ट आप भोग लीजिए, यही उचित है आपके लिए। इसके बाद का फेज एक अच्छा फेज ही रहेगा। जितने भी लोगों ने 7.5 का फेज देखा हो, आप उनसे जाके बात करिए उसके बाद का जीवन कैसा था। पीछे मुड़ के देखने पर तुरंत तो तकलीफ होती है कि क्या हो गया, लेकिन 4 साल बाद पीछे देखने पर मजा आता है कि यार वो ठीक था, वो होना चाहिए था। तो मित्रों एक बात और समझ लीजिए, आपके साथ वही हो रहा है जो होना चाहिए था। प्रकृति गलती नहीं करती, हम कर देते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में हैबिट बिल्डिंग पे ध्यान दीजिएगा। ये वो समय है जहाँ पे आप बड़ी चीज़ों का फाउंडेशन रख रहे हो, ठीक है। तो ये हमने राहु के एस्पेक्ट को देखा। हम उपाय का भी बात करेंगे कि कैसे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात समझ लीजिए, राहु रूप बदलने वाला प्लैनेट है। कैसे है आप सब जानते हैं, अमृत वाली कहानी। जो चाहिए वो चाहिए, किसी भी कॉस्ट पे चाहिए। ना राक्षस होकर के देवता बनना पड़े तो देवता बनेंगे, लेकिन वो चाहिए। सिमिलरली जो गोल्स आप देख रहे हो, जो प्लान्स आप बना रहे हो, इसके लिए एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए, बिना उसके नहीं मिलेगा। और वर्तमान समय में आपके जीवन में ब्रेक लगा हुआ है, तो इस ब्रेक पे काम करने के लिए आप ब्रेक तो नहीं हटा सकते, राइट, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर डाल सकते हैं। जितना एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे ब्रेक उतना ही कम प्रभावी होगा। ये हमारा कर्म है, ठीक है। और हमें क्या करना है, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्यायो हि कर्मणः, राइट। तो ये चीज़ तो ठीक है, कर्म करके अपने इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, जिससे जो ब्रेक लगा हुआ है उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाए तो हमें रिलीफ मिल जाएगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, राहु ट्रांसफॉर्मेशन को कहता है, एकेडमिक्स हो या स्किल्स हो, अपग्रेड करते रहिए। जो आज आप हैं अगले 6 महीने बाद आपको नहीं मिलना चाहिए, कुछ और व्यक्ति। 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। ट्रांसफॉर्मेशन पे अगर आप काम नहीं करेंगे तो राहु काम नहीं करेगा आपके लिए, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म करिए, पर्सनालिटी को बदल दीजिए, फिजिक पे काम करिए, खान पान पे काम करिए, अच्छा करिए। अगर आप लोग पहले से अच्छा कर रहे हो तो बस कंटिन्यू रखिए, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं, कोई फ्लॉ है बीच में, उसको फिक्स कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं, अभी तो हम नवंबर खत्म कर रहे हैं, दिसंबर में है, राइट। अब बात करते हैं अगले 6 महीने में कैसा इंपैक्ट है। बिकॉज शनि तो फर्स्ट हाउस ही है, 27 में भी 26 में भी। राहु यही है 26 के एंड तक। केतु 6th हाउस में है 26 के एंड तक। गुरु जो है वो अतिचार कर रहा है, और जैसे ही प्रतिपदा तिथि से जैसे ही नया संवत शुरू होगा, गुरु महाराज अतिचार करेंगे, कर ही रहे हैं। और अतिचार करते हुए गुरु महाराज नए संवत के मालिक भी हैं, स्वामी हैं। तो 2026 में मार्च ऑनवर्ड्स नए संवत के मालिक जब गुरु महाराज अतिचार कर रहे हैं तो इसका प्रभाव सब पे है, ठीक है। अतिचार करता हुआ गुरु शुभ नहीं होता, कुछ दैवीय और बड़ी घटनाएं प्रकट करता है। और ऐसा हमने 2025 में कई जगह देखा। जहां सूखा पड़ता था वहां बाढ़ आई, जहां बाढ़ आई वहां सूखा पड़ा, और बड़े बड़े आग वाले इंसिडेंट्स भी हुए। अभी भी नियमित रूप से सड़कों पर एक्सीडेंट होके और गाड़ियों में आग लगने की बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं। 4-5 साल ये समस्याएं आती रहेंगी। और जब जब गुरु अतिचार करता है, जो समस्याएं आती हैं वो सब पे आती हैं, और जो समस्याएं एटमॉस्फेयर पे हैं, सब पे हैं, वो समस्याएं आपके ऊपर भी आएंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी राशि है। ये बिल्कुल ऐसा है, एक गांव में बाढ़ आ गई, अब उस गांव में सभी राशि के लोग होंगे तो सब पे इंपैक्ट आएगा। जिन राशि में अच्छा समय चल रहा होगा, उन राशि वालों के घर पे थोड़ी कम तकलीफ होगी या कम समस्या होगी, लेकिन समस्या से बच नहीं सकते, समस्या तो है। सिमिलरली गुरु अतिचार करता हुआ इस एटमॉस्फेयर पे कुछ बड़ी चीजें करेगा, और जब वो करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी दशा कौन सी राशि, समस्याएं दे जाएगा, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर के साथ साथ ये व्यक्तिगत गोचर और व्यक्तिगत दशा आप जरूर देखिए कुंडली में, और इसी बेसिस पर आप आने वाले समय को प्लान करिए। उपाय, एक बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बताऊं। पहली चीज, फिजूल खर्ची से बचिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके व्यर्थ के खर्चे भी होने वाले हैं। 12वें घर में बैठा हुआ है राहु, ठीक है, और राहु इल्यूजन क्रिएट करता है। आप कब कितना कहाँ पैसा खर्चा कर दो आपको समझ ही नहीं आएगा, है ना। ये खरीद लूँ, वो खरीद लूँ, जैसे मैंने घर की बात करी, घर गाड़ी इत्यादि की, तो ये वाली खरीदूँ, वो वाली खरीदूँ, ये एक्सेसरी लगाऊँ, और इसी बीच में घाटा होने, धन हानि होने के योग बन जाते हैं।
क्यों बन जाते हैं ऐसा? ध्यायते विषयान पुरुषा संगस्तेन जायते, संजात संजायते कामः, कामः क्रोधो विजायते, और क्रोधाति भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान ने अर्जुन से कहा था कि जब मनुष्य उद्विग्न हो जाता है, अपनी मानसिक चेतना खो देता है, और मानसिक चेतना खो जाने के बाद वहां व्यक्ति का ठहराव खत्म हो जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। राहु यही इल्यूजन क्रिएट करता है। डिजायर है ना, बड़ी डिजायर है, इच्छा पूर्ति वाला खूब सारे बड़े डिजायर्स लेके आता है, तो ऑब्वियस सी बात है डिजायर्स बड़े हैं, कर्म उस लेवल का है नहीं, या समय ऐसा है नहीं, शनि ने ब्रेक लगा रखा है, तो फ्रस्ट्रेशन तो होना ही है, साथ में इल्यूजन भी होना है ना। तो आपके लिए ये समय थोड़ा सेंसिटिव है, खर्चों को लेकर के ध्यान दीजिएगा, गलत खर्चे, गलत पैसे कहीं ना चले जाए, ठीक है। तो हमने समझा कि हमें फिजूल खर्ची पे ध्यान देना है, साथ में भगवान शंकर का नित्य प्रति अभिषेक करना है, शनि के लिए भी, राहु के लिए भी। गणेश जी का जितना अभिषेक कर सके, अभिषेक का मतलब दुर्वा समर्पित करना, मोदक समर्पित करना और नित्य प्रति नमस्कार करना बहुत शुभ है आपके लिए। शरीर पर, खान पान पर और अपने एटमॉस्फेयर पर, हैबिट्स पर जरूर ध्यान दीजिएगा। वाहन, लेन देन, कम्युनिकेशन, झगड़े सावधानी पूर्वक चलाइएगा। नौकरी में और करियर में बदलाव के योग दिख रहे हैं, बदलाव भी ध्यानपूर्वक करिएगा। बहुत लंबा समय नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के भाग जाएं, राइट। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। मिलते रहेंगे आने वाले वीडियोस में, कब तक के लिए सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।